पिछले कई दिनों से मुसलसल फ्रांस में हो रहा है। अगर आप वो विजुअल्स देखें, अगर आप वो पूरी की पूरी वीडियोस देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। ये इतनी ज्यादा सेकुलर सोसाइटी जिसने मुसलमानों को एम्ब्रेस किया है, गले से लगाया है। कि पिछले एक साल के वाकयात उठा के देख ले। राम जन्म उत्सव हुआ, हनुमान जन्म उत्सव हुआ, गणपति पूजा हुई, शिवरात्रि हुई, दिवाली हुई, होली हुई, हिंदुओं के ऊपर पथराव हुए, बाकायदा मस्जिदों से पथराव हुए। लेकिन ये बड़ी तादाद में जो मुसलमान जो यूरोप में वेस्ट में बैठे हुए हैं, ये इस तरह क्यों प्रोटेस्ट करते हैं और ये क्या हो रहा है और इसका क्या नुकसान हो सकता है? स्टिक्स के मुताबिक नाज़रीन 500 पब्लिक बिल्डिंग्स जलाई जा चुकी हैं। 500 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है ना, तभी ये इंसान के बच्चे बनते हैं। लेकिन अभी मेरी एक और जो डिमांड है वो ये है कि जो कल्प्रिट है सीधा डिपोर्ट करो। तो ये जो मुसलमानों को आज़ादी है, ये यूरोप और अमेरिका में है, लेकिन मुसलमान उन आज़ादियों का मिसयूज भी कर रहे हैं। कजन मैरिजेस से क्या होता है कि एक जो ब्लड रिलेशन जो होता है, चाचा का बेटा तो मेरे फादर का ब्लड, मेरे चाचा का ब्लड तो एक ही है, तो वो तो भाई बहन हो गए। तो ये बहुत खराब लगता है कि बचपन से हम जिसको भाई बोलते हुए आ रहे हैं, भैया भैया, उसको हम रात में सैया बना यूरोप में सबसे ज्यादा मुसलमान अगर किसी मुल्क में है परसेंटेज के हिसाब से फ्रांस में, जिन्होंने इनको पनाह दी, जिन्होंने इनको एक्सेलेंट जिंदगी दी, जिसका ये अपने मुल्कों में तस्वुर नहीं कर सकते थे। और फिर वहां पे एक पैरेलल इस्लामिक स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जब हम मेजॉरिटी में होंगे तो यहाँ पे भी इस्लाम का गलबा होगा। नमस्कार दोस्तों फ्रांस में 17 साल के लड़के की बीते मंगलवार को पुलिस की गोलियों से मौत हो गई। इस घटना के बाद से फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन जारी है। पुलिस की गोलियों का शिकार हुए नाहेल की मौत को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फ्रांस में आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रैफिक जांच के दौरान नाहेल की हत्या का वीडियो भी सामने आया है। देखा गया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस वाला 17 साल के नाबालिग नाहेल को गोली मार देता है, जिसके बाद नाहेल की मौत हो जाती है। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 200 से ज्यादा पुलिस अफसर घायल हो चुके हैं। भड़के दंगों में पुलिस ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोषी पुलिस अफसरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सबके बाद भी फ्रांस में फैली अशांति कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शुक्रवार को माता पिता से नौजवानों को घर पर रखने का आग्रह किया और पूरे फ्रांस में फैल रहे दंगों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। एक बात बताएं कि पिछले एक साल के वाकयात उठा के देख ले। राम जन्म उत्सव हुआ, हनुमान जन्म उत्सव हुआ, गणपति पूजा हुई, शिवरात्रि हुई, दिवाली हुई, होली हुई, हिंदुओं के ऊपर पथराव हुए, बाकायदा मस्जिदों से पथराव हुए। हम मुसलमानों के इलाके से तुम कैसे लेकर निकले? अबे तुम्हारे बाप का मुल्क है। लेकिन मैं हैरान हूं कि मुसलमानों की इतनी खूनी, ब्लडी, भयानक ईद आई जिसमें लाखों जानवर काट दिए गली कूचों में। हिंदू मिठाइयां बांट रहे हैं, मुसलमानों को मिठाइयां खिला रहे हैं। किसी ने पथराव नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई साहब ये हमारे इलाके में क्यों कर रहे हो। बेसिकली देखें, मेरे शैतानी दिमाग में एक ख्याल आया है पिछले हफ्ते, जिसमें मुझे पूरी एक वीडियो बनानी है। वो ये है कि हिंदुस्तान वो देश है जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया के इलीगल लोग रहते हैं। आज के मुसलमानों का भी हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तान इनको चाहिए। आज भी इनके जहन में वो गजवा हिंद का कीड़ा भरा हुआ है। तो ये इलीगल है। इन्होंने अपने लिए एक अलग देश बनाया था, जाते वहां पे। जो नहीं गया वो इलीगल है। जैसे ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश की मूवमेंट चल रही थी, तो बिहारियों ने नहीं सपोर्ट किया था बंगालियों को। पंजाबी फौज के साथ मिलकर मुखबरियां की थी कि यहाँ पे बंगाली छुपा हुआ है, यहाँ पे बंगालियों का गढ़ है। जब बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई साहब तुम बंगाली नहीं हो, तुम बांग्लादेशी नहीं हो। नेशनलिटी नहीं दी थी इनको। रेड क्रॉस ने कैंप बनाए थे, उन कैंपों में रहते थे। और आज भी, अब जाहिर 50 साल हो गए तो उसकी कुछ नस्लें बांग्लादेशी नेशनलिटी ले ली होंगी, लेकिन ऑन पेपर वो बिहारी आज भी कैंपों में रहते हैं और बांग्लादेशी नेशनलिटी नहीं है उनके पास। तो फिर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्होंने अपने लिए अलग देश बनाया था, वो इलीगल है इधर। ये इतनी ज्यादा सेकुलर सोसाइटी जिसने मुसलमानों को एम्ब्रेस किया है, गले से लगाया है। लेकिन ये बड़ी तादाद में जो मुसलमान जो यूरोप में वेस्ट में बैठे हुए हैं, ये इस तरह क्यों प्रोटेस्ट करते हैं और ये क्या हो रहा है और इसका क्या नुकसान हो सकता है? बहुत अर्सा पहले एक प्रोफेसर ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, वो तब्दीलियाँ जो हैं वो किस तरह असरअंदाज होंगी
मगरब में अंदर, मिसाल के अंदर फ्रांस, वाशिंगटन, लंदन, बर्लिन, इधर कैसे, बीजिंग तो जाहिर बात है उसमें आता नहीं है, बीजिंग तो किसी को मुंह नहीं लगाता, वो तो कोई बात करे चाइना तो थप्पड़ मार के जेल में डाल देते हैं। तो ये जो मुसलमानों को आज़ादियाँ हैं ये यूरोप और अमेरिका में है, लेकिन मुसलमान उन आज़ादियों का मिसयूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन लार्जली मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी फ्रीडम का मिसयूज़ किया जा रहा है। इन ममालिक ने भी मुसलमानों को और बाकी नेशनैलिटीज़ को एम्ब्रेस तो कर लिया है, लेकिन ये वहाँ के जो कल्चर है, वैल्यूज़ है, उनको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, और फिर वहाँ पे एक पैरेलल इस्लामिक स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जब हम मेजॉरिटी में होंगे तो यहाँ पे भी इस्लाम का गलबा होगा। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक को और उनके लोगों को परेशान करते हैं। ये फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है जी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की हम बात सुनते हैं, जो हंटिंगटन ने दिया था, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट के जी सिविलाइजेशन के दरमियान क्लैश है। फिर ये भी कहा जाता है कि जो सिविलाइजेशन कोलैबोरेट भी करती हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, मुस्लिम सिविलाइजेशन, ये आपस में सारी कोलैबोरेट भी करते हैं, ये कन्फ्रंटेशन भी है। लेकिन लार्जली ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे का सारा सोसाइटल सिक्योरिटी का, ये वो थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज हैं जो बेसिकली कम्युनल आइडेंटिटी एंड कल्चर को जो है वो थ्रेटन करते हैं। इनकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। इन मुल्कों ने मुसलमानों को एम्ब्रेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था, तो उसमें आया कि वो जो रिसेंटली वो जो शिप या कश्ती जो जा रही थी इटली, आई थिंक ग्रीस जा रही थी, तो उसमें जो 750 बंदे थे, मेजॉरिटी पाकिस्तानी थे, मारे गए और वो सारा कुछ हुआ। तो बहुत लेट रिस्पॉन्स आया अथॉरिटीज़ की तरफ से। उसकी वजह है कि बेसिकली वो उनको फटीक समझते हैं कि अगर ये 750 का 750 बंदा इटली या ग्रीस के शोर पे उतर जाता है तो फिर जाहिर बात है उसके कानून बदल जाना है, वो उसको रिटर्न वापस नहीं भेजते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास आइडेंटिटी कोई नहीं है, हमारे पास तो पासपोर्ट ही कोई नहीं है, हम तो वहाँ के हैं ही नहीं है, वो बताते कुछ नहीं है, और फिर वो मरने मराने पे आ जाते हैं और वो कहते हैं हमारा यही देश है, वही मुल्क है। फिर जैसे जैसे वो अपने पाँव जमाते हैं, कदम जमाते हैं, तो तैसे तैसे वो जैसे वो कहते हैं ना कि वो फिर अपनी वहाँ पे असर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब उनकी आइडेंटिटी बनती है, उनके पाँव लगते हैं, उनके कार्ड्स बनते हैं, उनकी नेशनलिटियाँ होती हैं, तो वो कहते हैं अब हम तो यहीं के हैं। अब ये जो माइग्रेशन है बेसिकली, इसने बेसिकली कम्युनल आइडेंटिटी एंड कल्चर जो है इसको बेसिकली खतरा हुआ है इससे, और इवन के जो कल्चर, रिलीजियस और इवन की लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है सोसाइटीज़ की, वो बदली है। देखिए अगर कहीं पर 100% कंपोजिशन हो, फ्रेंच पॉपुलेशन है, फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है, और वहाँ पे अगर पता चले जी कि 50 साल बाद या 30 साल बाद या 70 साल बाद 35% जो है वो आपकी एथनिक लिंग्विस्टिक या जो कल्चरल कंपोजिशन है वो बदल गई है, तो इट मींस कि वो जो लोग वहाँ पे हैं उनके लिए भी मसाइल हैं, और जो बाहर से गए हैं उन्होंने चीज़ें चेंज की। तो वो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो बड़े परेशान हैं इस हवाले से। के तहत फिर चलेंगे कजन मैरिजेस के बारे में बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ। मैंने जो नोटिस भेजा है, क्योंकि हर एक की राय मांगी गई है, जो 14 जून को ही नोटिस इशू फॉर यूसीसी के लिए एक एप्लीकेशन आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की राय मांगी गई थी। तो मैंने अपने जो नोटिस का जो रिप्लाई था उसमें शैला ये लिख करके दिया है कि मुसलमानों में कजन मैरिजेस को बंद किया जाए, अर्जेंट नोट बंद किया जाए जैसे ही यूसीसी लागू होता है सबसे, क्योंकि देखिए तलाक मैंने बंद करवा दिया है, पॉलीगमी हलाला पे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा है, तो बहुत सी चीजों के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ, लेकिन ये जो कजन मैरिजेस जो है उसको बंद करवाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कजन मैरिजेस से क्या होता है कि एक जो ब्लड रिलेशन जो होता है, चाचा का बेटा तो मेरे फादर का ब्लड, मेरे चाचा का ब्लड तो एक ही है, तो वो तो भाई बहन हो गए। तो ये बहुत खराब लगता है कि बचपन से हम जिसको भाई बोलते हुए आ रहे हैं, भैया भैया, उसको हम रात में सैया बना लिए। तो ये जो चीज होती है ना, ये इतनी गंद मचाती है। थैंक गॉड, थैंक्स टू माई पेरेंट्स के हम लोगों के खानदान में, पूरे खानदान में ये चीजें, ये सिनेरियो हम लोग नहीं देख पाए, हमारे यहाँ ये चीजें नहीं पाए। हम जितने भी कजन्स थे जब कहते थे ना आपस में शादियां कर लो, कहते ये थे या तुम लोगों से वैसी वाइब्स ही नहीं आती, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना। हम जिसको बचपन से भैया कह रहे हैं उसको हम सैया कैसे बोलेंगे? मतलब दिस इज क्वाइट एब्नॉक्शियस एंड इडियोटिक एंड नॉनसेंस थिंग्स कि भाई को कैसे हम उसके सामने कपड़े खोल देंगे। तो दिस इज वेरी बेसलेस, दिस इज वेरी एब्नॉक्शियस, दिस इज अनपैर्डनेबल सिन एज पर द सिनेरियो, एज पर द सर्कमस्टांसेस। हमारे कुरान के हिसाब से ना इतनी जंगें हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 से ऊपर जंगें हुई हैं। आप 624 AD देख लो, बैटल ऑफ बदर देख लो, उसके बाद इंक्लूडिंग बैटल ऑफ उदाह देख लो जो 625 में हुआ है, खांदाब देख लो 627 में हुआ है, मक्का का बैटल देख लो 630 में हुआ है, एंड हुन्नान का बैटल देख लो 630 में हुआ है। ये सारे बैटल्स में पावर और पोजीशन के लिए ही जंग था, पावर और पोजीशन के लिए जंग था। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि इस्लाम बहुत सुकून वाली चीज है, ये जो शरिया है इसमें सारी खूबसूरत चीजें हैं, नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।